स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अनुपान का अध्ययन करेंगे। अनुपान का अध्ययन हमने भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत के समय भी किया था। तो अनुपान जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुपान जो होता है इसे सेकंड पेपर में भी लास्ट में बताया गया है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ अनुपान, फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ अनुपान, जिसके अंतर्गत हम दोष, रोगी, औषध, आहार, पर्पस के अनुसार अनुपान देखेंगे। फिर पर्पस ऑफ अनुपान, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अनुपान, और इसका जो मेन पॉइंट है वो है एक कल्प व्याधि अनुसार अनेक अनुपान, यानी इसमें कुछ योगों का वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत अनेक अनुपान लेकर हम उसको अलग अलग रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम जो पॉइंट है, हमने भेषज कल्पना का जब आधारभूत सिद्धांत देखा था उस समय हमने जो अनुपान का वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत वर्णन है, उसकी परिभाषा, उसका प्रभाव, श्रेष्ठ अनुपान, एक आदर्श अनुपान, योग्य और अयोग्य। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम फिर से देखते हैं, जैसे कि अनुपान, अनुपश्चात पियते इति अनुपानम, अर्थात भोजन या आहार या औषध के पश्चात जिसका सेवन किया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम प्रक्षेप पढ़ते हैं या स्वरस कल्क पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर हम लिक्विड के साथ सॉलिड भी एज अ प्रक्षेप या उस औषध के बाद लेते हैं तो उसे भी हम अनुपान कहते हैं, या कुछ चीज़ें हम औषध के साथ लेते हैं तो सहपान। इस तरह से अनुपान, सहपान, और अगर हम साउथ की साइड जाएंगे तो वो भी प्रक्षेप को अनुपान के रूप में वर्णन करते हैं। तो अनुपान, अनुपश्चात सह व पीते इति अतुपानम, और इसके अलावा हम प्रक्षेप को भी ऐड कर सकते हैं। जब हमारे इस पार्ट पे अनुपान पढ़ने की बात आती है तो परिभाषा के लिए हम रस तरंगनी की हेल्प लेते हैं। रस तरंगनी में जैसे आपने इसके आगे देखोगे एक कल्प के बहुत सारे अनुपान, तो रस परपटी और रस सिंदूर का वर्णन है। जब इन्होंने इनका वर्णन किया है वहीं पर इन्होंने सहपान और अनुपान का वर्णन किया है। अनुपान के लिए इन्होंने कहा है तत्तत् रोगघ्नम भैषज्यम भैषज अनुपीयते यच्च साह्यकारी स्यात् अनुपानम तदुच्यते, अर्थात जिस भी व्याधि के लिए आप उस औषध को यूज़ कर रहे हैं उस व्याधि के समन की जो औषधि है, अगर उसको आप अनुपान के रूप में लेते हैं तो ये औषध के कार्य को या उसके प्रभाव को सहायकारी होता है। साथ ही इन्होंने सहपान के लिए कहा है यत योगेन रस आदि नाम विभक्ता परमाणुआ द्रुतम अंगेसु सर्पंती सहपानम तदुच्यते, अर्थात रस आदि नाम, क्योंकि इन्होंने इसका वर्णन रस तरंगनी में किया है और रस औषधि के सेवन के पर्पस से कहा है, इसीलिए उन्हें कहा है कि जिसका संयोग होने से या जिसके साथ लेने से रस आदि धातुएं अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाती हैं और द्रुते तुरंत पूरे शरीर में फैल जाती है, उसे हम सहपान कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हैं। सहपान अनुपानाभ्याम भैषजम परिव्रियेत, सहपान और अनुपान जो होते हैं वो भैषज औषधि के प्रभाव को बढ़ाते हैं। येन रोग हरा शक्ति भवेद गुणवती सदा, अर्थात जिस रोग का वो समन करती है उसके गुणों में और शक्ति यानी उसकी पोटेंसी को वो और बढ़ाती है। अलाभे अत्यर्थमेव, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी रोग होते हैं उसमें अनुपान और सहपान का हमें वर्णन मिलता है, लेकिन ये औषध सेवन को भी आसान बनाता है, उसके प्रभाव को भी बढ़ाता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, अलाभे अत्यर्थम, यानी जहाँ पर हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है या इसका वर्णन नहीं किया गया है, मधुना व जलने व, वहाँ मधु या जल को अनुपान के रूप में या सहपान के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ अनुपान। अनुपान में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो जैसा हमने सहपान की डेफिनेशन में देखा कि ये क्या है, योगवाही और व्यवाही, किसी भी औषध के साथ मिल करके ये उसके गुणों में वृद्धि करता है, साथ ही ये उसको पूरे शरीर में तुरंत फैलने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ औषध होते हैं जिनका स्वाद अच्छा नहीं होता, उनके टेस्ट ऑर्डर को कवर करने के लिए हम अनुपान का उपयोग करते हैं। मास्क अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट और इंक्रीज ड्रग पैलेटेबिलिटी, ये ड्रग को लेने में सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा अगर किसी ड्रग का शोधन प्रॉपर नहीं हुआ है या विष या उपविष द्रव्य हैं या गंधक हैं जिनमें उष्णता और तीक्ष्णता होती है,
तो इस प्रभाव को कम करने के लिए हम गोघृत, गोदुग्धाति, शीतवीर्य देते हैं। तो ये जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं उनको ये क्या करता है, कवर करता है। इसके अलावा अनुपान जो होता है इसको शरीर में औषध को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसके डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाता है, उसको तोड़ने में वो हेल्प करता है। इसके अलावा अनुपान एक ही औषध को अगर अलग अलग अनुपान के साथ दे तो वो बहुत सारे रोगों का शमन करता है। इस तरह से ये एक पर्टिकुलर जो औषध होता है उसको मल्टीपर्पस बनाने के लिए हेल्प करता है। अनुपान के भेद से आहार हो या औषध हो उसका इजी डाइजेशन होता है। आहार के पश्चात अगर आप अनुपान लेते हैं तो ये शरीर को बल और पुष्टि और संतोष प्रदान करता है। इसके अलावा चाहे आहार हो या औषध हो, अगर उसके बाद अनुपान लिया जाए तो ये उसको सॉफ्ट करता है और लिक्विफाई करता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन आसानी से होता है। तो इस प्रकार से किसी भी औषध के पश्चात अगर आप अनुपान लेंगे तो ये उसके पाचन में, अवशोषण में, उसकी कार्यकारी शक्ति को बढ़ाता है, उसको लेने में सुविधाजनक बनाता है, शरीर को बल और संतुष्टि देता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक अनुपान के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है दोष। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी व्याधि होती है उसके जब आप प्रकार पढ़ते हैं तो वात, पित्त और कफ ये आता है। चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कास हो, उनमें वातज, पित्तज और कफज भेद आता है। तो जब वात की प्रधानता होगा तो वो वातज होगा, पित्त तो पित्त और कफ, तो इसके अनुसार हम अनुपान का चयन करते हैं। जैसे अगर वातज व्याधि है, अगर कोई भी व्याधि का वात भेद अगर शरीर में है तो हम स्निग्ध और उष्ण अनुपान को प्रीफर करते हैं, जैसे सुरा, सौवीरक, तुशोदक, मेदक, मैरेयक। अगर वही व्याधि पित्त के बढ़ने के कारण हो रही है तो वहाँ शीत और मधुर द्रव का हम चयन करते हैं, जैसे आम्लक, क्षीर, परुषक, माध्विक, मधु। और अगर ये रोग कफ के कारण हो रहा है तो हम रूक्ष उष्ण द्रव्यों का चयन करते हैं, जैसे मधु, गौमूत्र, काश्यादि गण। इसी प्रकार से जो भी ड्रग वात, पित्त और कफ के शामक होते हैं उन्हें हम प्रधानता लेते हैं अनुपान के लिए। तो इस प्रकार से दोष के अनुसार हम अनुपान का चयन करते हैं। दूसरा है औषध। अनुपान जो होता है ये औषध पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग औषधि के लिए अलग अलग अनुपान होता है, या तो एक ही औषधि जो होती है उसको अनुपान भेद से आप अलग अलग तरह से दे सकते हैं। जैसे गुग्गुल की बात करें तो गुग्गुल को अगर काश्य के लिए देना है तो गर्म पानी के साथ देते हैं, अगर उसको गौमूत्र के साथ देते हैं तो लेखन का काम करता है, अगर त्रिफलाक्वाथ के साथ देते हैं तो उसको शरीर पे फैलने में और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। उसी तरह से गुड़ूची जो है वो घृत के साथ देने पे वात का शमन करती है, सीता या शक्कर के साथ देने पे पित्त का शमन करती है, शहद के साथ देने पे कफ का शमन करती है, एरंड तेल के साथ देने पर वात रक्त का शमन करती है। इस प्रकार से औषध के अनुसार, यानी औषध को हम किस पर्पस पे यूज़ करना चाहते हैं तो उस औषधि के अनुसार भी अनुपान अलग अलग होते हैं। उसके बाद रोग और रोगी के अनुसार तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है कि जैसे कि कुछ हम जानते हैं कि अगर शोथ का पेशेंट है तो वहाँ अनुपान के रूप में पुनर्नवा क्वाथ देना चाहिए, वात रोगी है तो रासना क्वाथ देना चाहिए, वात रक्त के पेशेंट को हमको गुड़ूची देना चाहिए, विबंध के पेशेंट को त्रिफला का क्वाथ देना चाहिए, अगर उसको वात संबंधी कोई भी डिसऑर्डर है तो गुड़ूची हो गया, रासना क्वाथ हो गया, अगर उसको स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो नीम का क्वाथ, ज्वर है तो किरातिक्त, तुलसी स्वरस। इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने रोग के अनुसार अलग अलग अनुपान बताए हैं। उसी प्रकार से रोगी यानी जिसको सेवन करना है, तो अगर वात और कफज प्रकृति के पेशेंट को हम गुग्गुल का सेवन करा रहे हैं तो हमको उसको गर्म पानी से देना चाहिए। और वहीं अगर पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति को हमको कोई अनुपान देना है, चाहे गुग्गुल ही देना है, तो वहाँ हम गोदुग्ध और गोघृत के अनुसार देंगे। तो इस प्रकार रोगी के अनुसार भी डिपेंड करता है कि हमको पेशेंट को कैसा अनुपान देना चाहिए। इसके बाद अनुपान हम सिर्फ औषध के पश्चात ही नहीं देते, आहार पर भी डिपेंड करता है कि क्या अनुपान देना है। जैसे कि अगर यव, गोधूम, दधी और मधु
अगर कोई इनका सेवन कर रहा है तो इसके पश्चात उसे शीत जल का, ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत अगर वो पिष्टान्न, पीसे हुए आटे का या पीसे हुए अन्न का प्रयोग कर रहा है तो उसे सुखोष्ण जल का सेवन करना चाहिए। इसके स्थान पर अगर आप दाल से निर्मित कोई चीज़ ले रहे हैं, शाक ले रहे हैं, यूष ले रहे हैं, तो आपको तक्र, धान्याम्ल, मस्तु, कुछ अम्ल चीज़ें लेनी चाहिए। और अगर आप मांस का सेवन कर रहे हैं तो आपको मद्य जो है वो अनुपान के रूप में लेना चाहिए। इसके अलावा सीज़न के अकॉर्डिंग भी कभी कभी हम अनुपान का चयन करते हैं। जैसे अगर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में अनुपान का सेवन करना है तो घृत को प्रेफर करते हैं। शरद और वसंत ऋतु में अनुपान लेना हो तो त्रिफला क्वाथ को, और हेमंत ऋतु में गोदुग्ध को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग फैक्टर हैं जिनके अनुसार हम अनुपान का चयन करते हैं। लास्ट में पर्पस ऑफ अनुपान, अनुपान हम देते क्यों हैं? तो अनुपान को हम एज अ व्हीकल देते हैं। कभी कभी किसी औषध को सेवन करना आसान नहीं होता है या चूर्ण की अधिक मात्रा आसानी से अंदर नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में ये एज अ व्हीकल काम करता है। इसके अलावा ये जा कर के ड्रग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ये उसमें स्मूथ लुब्रिकेटिंग का काम करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में काम करता है। नेक्स्ट, एज अ एडजुएंट, ये जो होता है, जितने भी अनुपान होते हैं ये किसी भी औषध के साथ उसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, उसके हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं और उसके जो लाभकारी प्रभाव होते हैं उसको बढ़ाते हैं, उसके एक्शन को बढ़ाते हैं एज अ सिनर्जिस्टिक। तो कभी कभी कुछ जो औषध होते हैं, अगर जैसे कि आप दशमूल के चूर्ण का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ दशमूल क्वाथ का सेवन करेंगे तो उसका जो प्रभाव होता है वो दुगना या बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एज अ सिनर्जिस्ट काम करता है। एज अ कैरियर, तो ये औषध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, उसके एब्जॉर्प्शन में, इस तरह से ये हेल्प करता है। तो अनुपान के अलग अलग पर्पस हैं जिसके अनुसार हम इसका सेवन करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अनुपान, अनुपान का सेवन कब नहीं करना चाहिए। तो इसको एक पॉइंट में अगर आपको याद करना है तो जितनी ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि है हमारे एबो द क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जो भी पार्ट है, ईएनटी, आपका ऑप्थेल्मी, इनसे संबंधित कोई भी व्याधि है वहाँ हमको अनुपान नहीं देना चाहिए। उसी को और डिटेल में अगर कहना चाहें तो श्वास, कांस, हिक्का, उराछत, पीनस, स्वर भेद, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है, पढ़ रहा है बोल बोल के, तो उसको अनुपान नहीं देना चाहिए। अष्टांग हृदय ने कहा है प्रमेह, गल, नेत्र की व्याधियाँ, जब शरीर में क्लिन्नता बढ़ गई हो, मॉइस्चर बढ़ गया हो, व्रण की कंडीशन में हमको जो अनुपान है या जल नहीं देना चाहिए। आशय दुष्टि की कंडीशन में जब शरीर में मॉइस्चर बढ़ गया है तब भी हमको अनुपान नहीं देना है, इससे आम की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा उष्ण जल का भी निषेध कहा गया है। अगर हम दधी, मधु, पित्त, विका से ग्रसित हैं या हम भल्लातक या तूरक रसायन का सेवन कर रहे हैं जो उष्ण होते हैं, तो हमें इनके साथ उष्ण जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुपान के कॉन्ट्राइंडिकेशन बताते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे मेन पार्ट पे, जो है एक कल्प व्याधि अनुसार अनेक अनुपान। तो इन्होंने 6 योगों का वर्णन किया है जिसके अनुसार इन्होंने अलग अलग अनुपान बताए हैं। जैसे कैशोर गुग्गुल, इसका वर्णन सारंगधर ने मध्यम खंड में वटी कल्पना के अंतर्गत किया है। वैसे तो इसमें अनुपान के रूप में इन्होंने गर्म जल, दूध, मंजिष्ठा का वर्णन किया है, पर इन्होंने एक वर्ड लिखा है युक्ति युक्त मतः परम, अर्थात युक्ति के अनुसार अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेत्र रोग में आप कैशोर गुग्गुल को वासादि क्वाथ के साथ दे सकते हैं, गुल्म रोग में वरुणादि क्वाथ, व्रण और कुष्ठ में आप इसे खदीर क्वाथ के साथ। तो अगर आप इस पे गौर करेंगे, जैसे व्रण और कुष्ठ है, इसमें कैशोर गुग्गुल तो काम करता ही है, लेकिन खदीर में भी एक क्वालिटी पाई जाती है कि वो स्किन डिजीज़ पे काम करता है। तो इन जो योगों का चयन है वो इसी आधार पर किया गया है कि आप ये तो याद रखें कि ये योग किस व्याधि विशेष पे काम करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पर हम अनुपान को परिवर्तित कर देते हैं तो ये किस व्याधि विशेष पे काम करेगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कांकायन वटी, ये गुल्म पे काम करता है, लेकिन गुल्म भी 5 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज। तो आपको अगर वातज में देना है तो मद्य के साथ देना होगा, पित्तज गुल्म में देना है तो गोदुग्ध, कफज में गोमूत्र, सन्निपातज में दशमूल क्वाथ, और रक्तज गुल्म में इसे ऊटनी के दुग्ध के साथ देते हैं। तो अनुपान जो होता है वो यहाँ पर उसके प्रभाव को
बढ़ाता है और हेल्प करता है उस पर्टिकुलर दोष के शमन के लिए। व्याधि तो सेम है लेकिन दोष जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी प्रकार से योगराज गुग्गुल का वर्णन भी हमें सारंगधर में मिलता है। अगर इसे वातज रोग में देना है तो रासनादिक वात के साथ, पित्तज में काकोल्यादिक वात और कफज में आरगवधादिक वात। अगर आप बहुत सारे योगों का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि वातज में मैक्सिमम जो व्याधि है, अगर वहाँ वात है और उसके साथ उस योग को देना है तो वहाँ रासनादिक वात, पित्तज में काकुली आदि और कफज में आरकवादी आदि आपको बहुत सारे योगों में मिलेगा। प्रमेह में अगर योगराज गुग्गुल देना है तो दारू हरिद्रक वात, पांडु में गौमूत्र के साथ, अगर मोटापा या व्रण है, स्थौल्य है तो मधु के साथ, कुष्ठ है तो निम्ब छाल, वात रक्त है तो गुड़ूची, सूल और सोत है तो पिपलिक वात, मूषक विष में पाटला छाल, नेत्र रोग में त्रिफला वात और उदर रोग में पुनर्नमक वात। अगर आप इनमें गौर करेंगे तो पांडु में आम की वृद्धि होती है या अवरोध होता है तो हम गौमूत्र लेखन द्रव्य की तरह यूज़ कर रहे हैं। स्थौल्य में मधु लेखन का काम करता है। कुष्ठ में नीम छाल स्किन पे इफ़ेक्ट करता है। वात रक्त की बेस्ट मेडिसिन गुड़ूची है। तो इस तरह से नेत्र रोग के लिए त्रिफला है। तो वो जो रोग है वो योगराज गुग्गुल तो सारी व्याधि में काम कर रहा है, लेकिन अनुपान विशेष के साथ देने पर इसका जो है स्रोतस चेंज हो जाता है या इसका जो टारगेट एरिया है वो बदल जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया में जा कर के वो उस रोग का समन करता है। नेक्स्ट नारायण चूर्ण। नारायण चूर्ण का प्रयोग जो होता है वो उदर रोग के लिए किया जाता है। इसके वर्णन में सारंगधर ने लिखा है, दद्यात युक्त अनुपानेन, युक्तिपूर्वक अगर अनुपान के साथ देंगे तो ये अलग अलग कार्यों को करता है। जैसे आधमान में मद्य के साथ, वात गुल में बदर छाल के वात, मलबद्धता में दधि मस्तु दही का जो पानी है, परिकर्तिता में वृक्षाम्ल क्वात, वात व्याधि में प्रसन्ना, अर्स में अनारदाना रस। तो इस प्रकार से रोग बताए हैं और दूसरे साइड अनुपान बताए हैं। इसके बाद आते हैं, जितने हमने देखे वो काष्ठ औषधि थे। अगर रस औषधि की बात की जाए तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, रस परपटी और रस सिंदूर। रस सिंदूर जो है ये तो मल्टीपर्पस है और बेस्ट रसायन है, वहीं पे आपको सहपान और अनुपान का वर्णन मिलता है। जबकि हम परपटी मेन सोचते हैं कि गृहिणी पे काम करता है, लेकिन रस तरंगिणी ने बताया है कि अगर अनुपान बदल दिया जाए तो ये उन्माद, अपस्मार, संग्रहणी, उदरशूल, शोथ, उन्माद, अर्श, कुष्ठ, वात ज्वर, कफजन्य क्वास, इन पे भी काम करता है। रस सिंदूर तो है, यहाँ मैंने बहुत कम वर्णन किया है। अगर आप इसका मेन श्लोक देखेंगे तो आपको इतने ही सारे और रोगों में ये अलग अलग अनुपान के साथ प्रयोग करना बताया है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक में अनुपान का पर्पस पढ़ना है, कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो हम एक पर्टिकुलर योग को अलग अलग रोगों में दे रहे हैं करके, किस अनुपान के साथ कौन सी कंडीशन में अनुपान नहीं देना है। और आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक कल्प व्याधि अनुसार अनेक अनुपान, जो इस टॉपिक का मेन एम है। तो आपको सिर्फ योग का नाम याद रखना है, व्याधि का नाम याद रखना है और अनुपान विशेष का नाम याद रखना है। इसके अलावा इसमें आपको उसके घटक द्रव्य की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ आप जब अनुपान पढ़ेंगे और वो व्याधि पढ़ेंगे जिसमें प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्यों इस व्याधि में इस अनुपान विशेष के साथ ये काम कर रहा है। तो इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। ओके, थैंक यू।